नमस्कार दोस्तों आज से हम अपने कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने समझा दिया था कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे शेयर्स इशू होते हैं और क्या उसका लॉजिक होता है, उसकी कैसे अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। अब हम आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि सर जब अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया जाए तो क्या होता है। ये दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है क्या। मान लो कोई अच्छी कंपनी है, उसको पता है कि भाई मैं लोगों से ज़्यादा पैसे ले सकता हूँ, मुझे मतलब एक शेयर अगर 100 रुपये का है तो उसको पता है कि यार मेरी तो अच्छी गुडविल है, अच्छी जान पहचान, मतलब अच्छा नाम है मार्केट में। तो एक काम करता हूँ, लोगों को तो दूंगा मैं 100 रुपये का ही शेयर्स, लेकिन लोगों को बोलूँगा क्या कि भाई ऐसा है, देख तुझे ना 200 रुपये देने होंगे मेरे शेयर्स के लिए। सॉरी। तो जब शेयर्स ही 100 रुपये का है और कंपनी उससे 200 रुपये हमसे लेना चाहती है, या फिर हम कंपनी है मान लो, तो हम लोगों से 200 रुपये लेना चाहते हैं, किस लिए? वो 100 रुपये एक्स्ट्रा क्या है? भाई शेयर्स तो आप 100 के ही दे रहे हो, तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है ना वो है प्रीमियम, वो है प्रीमियम का पैसा। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही मिले, कई बार 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में भी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी हॉल में जाते हो आप, 20 रुपये का पानी बोतल आपको 80 रुपये में मिलता है, तो वो जो 60 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप वहाँ ले रहे हो उस प्लेस की वजह से। ठीक है ना? तो ऐसे ही जो प्राइस है वो डिफर करती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा। वो प्लेस को लेकर भी डिफर करती है, लोगों को लेकर भी डिफर करती है, सिचुएशन को लेकर डिफर करती है, कई सीजनल चीज़ें होती हैं वो सीजन को लेकर भी डिफर करती है। अब आम है, आम के सीजन में आम सस्ता मिलेगा, लेकिन ऑफ सीजन अगर आम खरीदने की कोशिश करो तो महंगा मिलेगा। चलो ये एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में होता है, बस अब हम उसी को थोड़ा सा सीखते हैं कि सर जब 100 रुपये का शेयर्स है और कंपनी 200 रुपये में वो शेयर्स दे रही है, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा किस बात के हैं दोस्तों? वो प्रीमियम के हैं। ठीक है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी एक्ट, हम जो भी इस पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीख रहे हैं। अगर कोई बंदा ये बोलता है ना कि मुझे लॉ नहीं पता लेकिन मैं अकाउंटिंग जानता हूँ, तो फिर वो गधा है। ठीक है ना? तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको अगर कंपनी एक्ट पता है, कंपनी लॉ पता है, तो बंदा जो भी करेगा ना वो बिल्कुल सही करेगा, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग उस बंदे की होगी। वी आर नॉट हेयर टू लर्न जर्नल एंट्रीज ओनली, वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, है ना? तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि आप सीखो समझो, जर्नल एंट्री तो यार कर ही लेंगे। चलो जी ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि शेयर्स जब प्रीमियम पे इशू हो तो क्या करते हैं। अब वो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, 20 रुपये के शेयर है, 25 रुपये में सॉरी। ठीक है, तो ये 5 रुपये है वो प्रीमियम ट्रीट किया जाएगा। अब ऐसा किसने बोला है? देखो 52(1) सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उन्होंने क्या बोला है कि भैया जब तुम प्रीमियम के पैसे कलेक्ट करोगे ना तो उसको क्रेडिट कर देना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के। देखो लॉ में ही लिखा हुआ है कि इसको क्रेडिट कर देना, तो आप ऐसे कह नहीं सकते कि आप सिर्फ अकाउंटिंग जानते हो लॉ नहीं जानते। अगर आप लॉ नहीं जानते तो आप अकाउंटिंग भी नहीं जानते, कंपनीज की अकाउंटिंग आप अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसा कर रहे हैं लोग, ऐसे तो कई लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को अकाउंटेंट बोलेंगे, बेसिकली वो बुक कीपर हैं, डाटा कीपर हैं, वो डाटा रिकॉर्डर हैं वो, और अपने आप को अकाउंटेंट बोलते हैं। तो अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन पे काम करना पड़ता है, और अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो सब कर लेंगे और ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे यही रिकॉर्डिंग करने वाले लोग, बट आगे भी तो है क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? क्लासिफिकेशन भी है, समराइजिंग भी है। सॉरी। चलिए, तो क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन कब करेंगे? जब अकाउंटिंग के साथ लॉ की जो नॉलेज है वो जुड़ जाएगी, अकाउंटिंग के साथ टैक्स की नॉलेज जुड़ जाएगी, जीएसटी की नॉलेज, टीडीएस की नॉलेज, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कंपनीज एक्ट, सब जब नॉलेज जुड़ जाती है तो वो एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनता
है, पर ऐसे ही लोग फिर अकाउंट्स मैनेजर भी बनते हैं। चलो जी, तो 52(1) सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और फिर क्या है, द कंपनी अकॉर्डिंगली मे यूज द प्रीमियम, कंपनी उसी हिसाब से इस प्रीमियम अमाउंट को यूज करेगी। किस चीज के लिए, ऐसा नहीं है आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया प्रीमियम के, और ऐसा नहीं कि उस 100 रुपये से आप कहीं जाके मस्ती कर लोगे या लोगों के पैसे आप खराब कर दोगे, नहीं, आप उसको यूज करोगे अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए, टू बी इश्यूड मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी जब बनती है तो कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसको आप राइट ऑफ करने में इसका यूज कर सकते हो। कमीशन पे करने में, डिस्काउंट अलाउड करने में, या कोई डिवेंचर के लिए कमीशन पे करना, डिवेंचर के लिए डिस्काउंट, डिवेंचर अगर इशू कर रही है कंपनी तो उसमें इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। और प्रीमियम देने में जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा, डिवेंचर्स के रिडम्पशंस होंगे, कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक करेगी, और उस टाइम अगर कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ रहा है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो अब ये भी बता दिया कि किन किन चीज़ों में शेयर प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल हो सकता है। अब आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के एडवांटेजेस क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ फंड लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई सोर्स का फंड तो है ही, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाता है ये। और 52 सबसेक्शन 2 परमिट भी करता है कि भैया इन पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ से करोगे, कहाँ कहाँ करोगे। अच्छी बात है भाई, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए पैसा आ गया। प्रीमियम पेमेंट करते डिवेंचर पे, प्रीमियम शेयर्स पे, रिडम्पशन पे या बायबैक करते अपने शेयर्स को, तो पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए पैसा आ गया। बोनस शेयर इशू करते पैसा आता नहीं, मान लेंगे यही पैसा आ गया है प्रीमियम वाला, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अभी तक हमने सिर्फ इसको समझा है, अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते। यार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में होती क्या है, डेबिट और क्रेडिट ही तो करोगे, तीसरी चीज तो कुछ है नहीं। इफ प्रीमियम्स टू बी कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे ही कलेक्ट कर दिया, भैया किसी भी समय कलेक्ट करो, पैसा तो आएगा बैंक में ही, तो डेबिट कैसे करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन सर एक सवाल आ गया यहाँ पे कि पैसा तो बैंक में आ गया, लेकिन शेयर एप्लीकेशन के साथ पैसा आ गया, तो शेयर एप्लीकेशन का हो सकता है 100 रुपये ही आया हो, जो एडिशनल 100 रुपये आया उसका क्या करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वैसे भी मेंटेन नहीं करना, हमें तो अल्टीमेटली लेके चलना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पैसा लेके आए। तो हम ये जो शेयर एप्लीकेशन को जो टेम्प्रेरी क्रेडिट कर रहे हैं उसको अगली एंट्री में डेबिट कर देंगे, भैया शेयर एप्लीकेशन 100 से क्रेडिट हुआ था, 100 से डेबिट करके खत्म। लेकिन इस 100 को बांटेंगे, शेयर कैपिटल में चला जाएगा 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाएगा 100। ठीक है, ये यहाँ पे 200 रुपये आ गए थे, अब यहाँ पे 100 200 से यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री रह जाएगी। इफ प्रीमियम टू बी कलेक्टेड ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम कलेक्ट करें तो क्या होगा, देखो एंट्री तो वही सेम हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम उसको चेंज कर देंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी जो है ना टेम्पररी अकाउंट है, उसको भी हमें ख़त्म करना है। चलो जी ठीक है, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। वाई लिमिटेड 1000 शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपये ईच एट अ प्रीमियम 5 रुपये, मतलब क्या, एक कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो 10 रुपये, लेकिन ले कितना रही है, 5 रुपये ले रही है। ₹6 ऑन एप्लीकेशन, 7 अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, कोई बात नहीं, करने दो, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड प्रीमियम, मतलब ये कंपनी को 10 रुपये चाहिए और 5 रुपये प्रीमियम के, टोटल 15 रुपये चाहिए। 6 रुपये एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 7 रुपये अलॉटमेंट में मंगवा लिए, 7 6 13 हो गए, और जो बच गए 2 रुपये वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे मंगवा लिए। तो इसने सवाल में साफ साफ बोल दिया भैया एप्लीकेशन के टाइम पे कोई प्रीमियम नहीं है, अलॉटमेंट के जो 7 रुपये आए ना उसमें प्रीमियम का भी हिस्सा है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पे जो 7 रुपये आए उसमें 2 रुपये ही बस अलॉटमेंट के, 5 रुपये किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो एंट्री कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ प्रीमियम वाली एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट 6650 रुपये, शेयर कैपिटल के लिए तो 1900 ही है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो देखो कितने शेयर्स हैं, 950
शेयर्स है 2 रुपये के हिसाब से 1900 चला जाएगा वहाँ पे, क्योंकि 7 रुपये मंगवा रहे हैं, और 950 गुने 5 ये चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब ये बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके ख़त्म कर दो। चलो जी, अब आगे चलते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जस्ट अपोजिट। कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी का इतना नाम भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कंपनी क्या करती है, लालच देती है कि भैया 10 रुपये का शेयर्स ले लो, पैसे 9 रुपये ही देना, 1 रुपये का कंपनी नुकसान सह रही है। या फिर 100 रुपये का शेयर्स ले लो, पैसे 90 रुपये ही देना, 10 रुपये का कंपनी नुकसान सह रही है। तो अब देखो, जनरल अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग की नॉलेज अगर यूज़ करते हैं, नुकसान को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और प्रीमियम एक तरीके से प्रॉफिट था, उसके लिए हम उसको क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। कोई नहीं, समझ में आ गई बात। अब आप इसको यहाँ से एक बार रीड कर सकते हो, वही सारा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें भी ये नहीं कि 10 रुपये का शेयर है, ऐसा करो 2 रुपये ही दे दो, 8 रुपये का डिस्काउंट हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज एक्ट में इसकी भी एक लिमिटेशन है कि कोई सी कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है। तो देखो, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट द इशू ऑफ शेयर्स अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर्स एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा दूसरे शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए रोकती है, बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 में कुछ एक्सेप्शन है। अ कंपनी शैल नॉट इशू अ शेयर्स एट डिस्काउंट, एनी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड। अगर कंपनी ऐसे शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर देती है जो सेक्शन 53 54 ने मना कर रखा है, तो वो प्राइस वॉइड होगा, वो शेयर्स भी वॉइड हो जाएंगे। चलो जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट कर रहे थे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, और प्रीमियम को क्रेडिट कर रहे थे, क्योंकि प्रीमियम इनकम थी, प्रीमियम से पैसा आ रहा था प्रीमियम के केस में। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे, नुकसान को डेबिट कर देंगे, और शेयर कैपिटल, मतलब क्यों, शेयर कैपिटल तो भैया 100 रुपये का है, अलॉटमेंट में मिला मुझे 90 रुपये, तो ये 10 रुपये का नुकसान है ना, डेबिट क्रेडिट तो मैच करेंगे, तो लॉस हमेशा डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो देखो एंट्री है ये, शेयर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ओके जी, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये क्या है, कुछ लोग कमीने होते हैं, शेयर्स एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये का शेयर्स है, 20 रुपये एप्लीकेशन में मंगवा लिया, उन्होंने 20 रुपये दे दिए, 30 रुपये अलॉट पे मंगवा लिया, अलॉटमेंट पे भी दे दिया। फर्स्ट कॉल मंगवाया, 20 रुपये और कंपनी को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने नहीं दिया। सेकेंड कॉल मंगवाया, उन्होंने नहीं दिया। तो जो लोग पैसे नहीं दे रहे शेयर्स के बदले, और आधे पैसे दे चुके हैं, तो कंपनी क्या करती है, एक वार्निंग लेटर इशू करती है, और फिर बोलती है ऐसा है बेटे, अब हम तुम्हारे शेयर्स ना फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, क्योंकि तुमने पैसे दिए नहीं, और जब पैसे नहीं दिए तो तुम्हें शेयर्स कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फॉरफिट का मतलब ये है। लेकिन कुछ लोग शरीफ होते हैं, वो खुद ही कंपनी के पास चले जाते हैं कि भैया देखो मेरी इतनी है, मतलब हालत ठीक नहीं है, या जो भी है, जो भी रीज़न है, मैं इन शेयर्स को ना सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए शेयर्स। तो वो सरेंडर अलग है, वही चीज़ है यार, कि किसी बंदे के ऊपर केस चल रहा है, और उसके लिए अगर अरेस्ट वारंट इशू हो गया, तो 2 तरीका है, या तो वो छुपता फिरता रहे इधर उधर, ठीक है, और फिर जब पकड़ा जाएगा तो उसको फॉरफिट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, पकड़ लेंगे उसको। और एक ये है कि अच्छा ठीक है, मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, मैं खुद ही चला जाता हूँ, सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। सजा तो दोनों में ही होगी, लेकिन एक में इज्जत है, समय भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो जी, फॉरफिट ऑफ शेयर्स मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा लॉ भी जान लेते कि क्या हर कंपनी कैसे कर सकती है फॉरफिट ऑफ शेयर्स। तो देखो ये क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ लिखा होना हो। और मैंने बताया ना कि शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ता है, वार्निंग, तो नोटिस भी इशू करना पड़ेगा। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है, अरे अपनी इच्छा से वॉलंटरी रिटर्न मतलब अपनी इच्छा से शेयर रिटर्न कर दिया। चलो जी
ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि क्या करें। व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, तो भैया शेयर्स या तो 3 ही तरीके से इशू किया जा सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार मतलब 100 के बदले 100 रुपये, एट प्रीमियम तो 100 के बदले 105 रुपये ले लिए, और एट डिस्काउंट 100 के बदले 90 रुपये ही लिए हैं कंपनी ने। तीनों कंडीशन में देख लेते हैं कि जब फॉरफिट कर लेंगे, सरेंडर हो जाएगा शेयर्स, तो फिर कैसी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो, व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, जब शेयर्स पार पे इशूड थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो, कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट करते आ रहे थे, लेकिन अब हम कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। जब शेयर्स ही फॉरफिट हो रहे हैं तो कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये सारे के सारे ड्यू हो गए लेकिन पे नहीं किया। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अमाउंट पेड बाय दी होल्डर, जो उसने पैसे दे दिए। अब जैसे देखो, ये 100 रुपये का था, शेयर कैपिटल को आप ख़त्म कर रहे हो, 100 रुपये से डेबिट कर रहे हो, ठीक है। अलॉटमेंट पे आपने बोला मुझे 20 चाहिए तो जो उसने दिए नहीं, फर्स्ट कॉल पे 20 चाहिए तो जो उसने दिए नहीं, फाइनल कॉल पे 20 चाहिए तो जो उसने दिए नहीं, तो 60 तो उसने दिए नहीं और आपको उसने 40 दे दिए थे। तो जो अमाउंट पे कर दिया है वो चलाया जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, अमाउंट पेड बाय होल्डर। तो इस तरीके से आप इस एंट्री को कर लोगे। अब यहाँ पे नरेशन में लिख दोगे, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी एज पर द डायरेक्शन, डायरेक्टर से जो भी है। इन केस ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स और कॉल्स हैज बीन ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, मतलब अमाउंट जो ड्यू था कॉल्स पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अब उसको ट्रांसफ़र कर दिया है कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। आपने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया कॉल्स इन अरियर अकाउंट में, तो आप फिर जो शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर रहे थे, शेयर सेकंड कॉल को क्रेडिट कर रहे थे, वो नहीं करोगे ना, ऑलरेडी आपने उसको डेबिट करके कॉल्स इन अरियर में कर दिया है ट्रांसफ़र, ऑलरेडी आपने उसको कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। और ये जो है ना, ये 3, इनकी जगह आ जाएगा ये टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अमाउंट जो ड्यू था जो उसने दिया नहीं, तो जो पे कर दिया टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। चलो जी, अगला है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशू था और अब आप उसको फॉरफिट कर रहे हो, तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था, प्रीमियम को भी आपने क्रेडिट किया था तो प्रीमियम को भी डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दोगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं जी, 1000 नंबर। कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, कितना अमाउंट कॉल कर लिया, अगर सारे ही कर लिए थे, 100 रुपये मांग लिए तो 100 से कर दो। विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मनी अनपेड, सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो अनपेड अमाउंट है उतने से हम डेबिट कर देंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो ऑलरेडी पे हो चुका है, टू शेयर जो अनपेड अमाउंट है, टू शेयर फर्स्ट कॉल जो अनपेड अकाउंट है। मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में वही जाएगा जो पे कर दिया है उस बंदे ने, ठीक है। When the premium money has not been received on forfeited share, अब जब forfeited share पे प्रीमियम मनी ही रिसीव नहीं हुआ तो फिर क्या करें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विद द प्रीमियम मनी अनपेड on the forfeited shares. Total number of shares forfeited, 2 share forfeited account, 2 calls in arrear account with the अनपेड अमाउंट ऑन वेरियस इंस्टॉलमेंट। तो इसमें भी क्या है, पहले हमने कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर दिए, तो इसलिए कॉल्स को आप क्रेडिट नहीं कर सकते। चलो, आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे के टॉपिक को भी कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को। कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दो और अपने दोस्तों से भी शेयर करो। मेरी कोशिश है कि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।